विषय है कक्षा 11 भौतिकी के शॉर्ट नोट्स और चैप्टर का नाम है अणु गति सिद्धांत या जिसे हम काइनेटिक थ्योरी कहते हैं। जी, और हमारा मिशन ये है कि हम इन नोट्स के हर एक पन्ने, हर एक हेडिंग को बिल्कुल गहराई से समझें। हाँ, और नियम यह है कि हम पहले नोट्स की लाइन को बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे वो लिखी है और फिर उसे डिकोड करेंगे, मतलब आसान भाषा में समझेंगे। ये बहुत सही तरीका रहेगा। इससे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटेगी नहीं। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। मैं नोट्स का पहला पन्ना खोल रहा हूँ। हाँ, बताइए पहली हेडिंग क्या है? पहली हेडिंग है द्रव्य की आणविक प्रकृति और इसके ठीक नीचे रिचर्ड फाइनमैन का एक कोट लिखा है। रिचर्ड फाइनमैन, जो बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी थे। क्या लिखा है नोट्स में? नोट्स में शब्दशः लिखा है, यदि सारा वैज्ञानिक ज्ञान नष्ट हो जाए तो अगली पीढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण वाक्य होगा, सभी वस्तुएं परमाणुओं से बनी हैं। देखिए, ये एक अकेली लाइन पूरे विज्ञान का आधार है। मतलब अगर हम अपने आसपास की हर चीज को तोलते जाएं तो अंत में हमें परमाणु ही मिलेंगे। बिल्कुल। और इसके ठीक नीचे एक बहुत ही बढ़िया विजुअल दिया हुआ है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि ठोस, द्रव और गैस के परमाणु कैसे व्यवस्थित होते हैं। हाँ, उस चित्र को जरा समझाकर बताइए कि उसमें क्या क्या है। तो चित्र में ठोस यानी सॉलिड के परमाणु नीले रंग के हैं और एक दूसरे से बिल्कुल कसकर जुड़े हैं। जी। नोट्स में लिखा है, ठोसों में परमाणुओं के बीच की दूरी लगभग 2 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 एंगस्ट्रॉम, ये बहुत ही कम दूरी है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 मीटर का 10 अरबवां हिस्सा। मतलब बहुत ही छोटा। बिल्कुल, इसीलिए ठोस चीजें अपनी जगह से हिलती नहीं है। वो एक खचाखच भरी हुई ट्रेन की तरह है जहां कोई हिल नहीं सकता। और द्रव यानी लिक्विड वाले चित्र में कण थोड़े स्वतंत्र दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनमें थोड़ी जगह होती है। लेकिन जो गैस वाला हिस्सा है, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि गैस के कण बहुत दूर दूर हैं। सही कहा। नोट्स में लिखा है, गैसों में ये दूरी 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये गैसें बिल्कुल एक बड़े खुले मैदान में बेतरतीब दौड़ते बच्चों की तरह हो गईं, जिन्हें जहां मन करे वहां भागने की आजादी है। एकदम सही एनालॉजी है। अच्छा, नोट्स के अगले हिस्से में थोड़ा इतिहास दिया गया है। इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है कि विचार आया कहां से। नोट्स की लाइन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में बताया था कि परमाणु अविभाज्य और सूक्ष्म हैं। देखिए, ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। बिना किसी माइक्रोस्कोप के महर्षि कणाद ने तर्क के आधार पर बता दिया था कि पदार्थ को अनंत तक नहीं काटा जा सकता। हाँ, और आगे लिखा है, उन्होंने 4 प्रकार बताए, भूमि, जल, तेज और वायु, और अणु संयोजन को द्विणुक और त्रसरेणु कहा। मतलब 2 परमाणु मिलकर द्व्यणुक बनाते हैं और 3 मिलकर त्रसरेणु। ये आज के मॉलिक्यूल या अणु वाले सिद्धांत से बिल्कुल मेल खाता है। और यूनान के बारे में भी लिखा है। लाइन है, 400 BC में डेमोक्रिटस ने बताया कि एटम का अर्थ ही अविभाज्य है। ग्रीक भाषा में एटोमोस का मतलब ही होता है जिससे और काटा न जा सके। ये तो हो गई इतिहास की बात। अब हम अगले पन्ने पर आते हैं। हेडिंग है, गैसों का व्यवहार, आदर्श बनाम वास्तविक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के लिए। इसमें पहला नियम दिया है, बॉयल का नियम। मैं लाइन पढ़ता हूं, नियतांक T पर P और V का गुणनफल नियत रहता है, यानी PV = कांस्टेंट। तो इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, नियतांक T का मतलब है कि तापमान स्थिर है, न गैस को गर्म करना है न ठंडा। ऐसी स्थिति में अगर आप गैस पर दबाव यानी P बढ़ाएंगे तो उसका आयतन यानी V कम हो जाएगा। जैसे किसी सिरिंज के आगे उंगली रखकर उसे दबाना। बिल्कुल सही। आप दबाव बढ़ा रहे हैं तो गैस सिकुड़ रही है। अगला है चार्ल्स का नियम। नोट्स में लिखा है, नियतांक P पर V/T = कांस्टेंट। यहाँ P नियतांक है, मतलब दबाव स्थिर है। अगर आप गैस का तापमान यानी T बढ़ाएंगे तो उसका आयतन यानी V भी बढ़ेगा। मतलब गैस फैलेगी। हाँ, जैसे हॉट एयर बलून में हवा गर्म करने पर वो फैलती है और बलून ऊपर उठता है। समझ गया। और नोट्स में आगे इन दोनों को मिलाकर एक समीकरण दिया है। लिखा है, आदर्श गैस समीकरण PV = μRT। ये पूरी काइनेटिक थ्योरी का सबसे मशहूर समीकरण है। इसमें ये म्यू और आर क्या है? नोट्स में लिखा है, म्यू
मोलों की संख्या है और R सार्वत्रिक गैस नियतांक है जिसका मान 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन है। R एक कांस्टेंट है जो पूरे ब्रह्मांड में हर आदर्श गैस के लिए समान रहता है और म्यू हमें बताता है कि गैस की मात्रा कितनी है। नोट्स में इसका एक और रूप भी दिया है, PV = kBNT। हाँ, यहाँ N कुल अणुओं की संख्या है और KB बोल्ट्जमैन नियतांक है। दोनों सूत्र एक ही बात कहते हैं, बस देखने का नजरिया अलग है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी ग्राफ है। जी, ग्राफ से कई बार सीधे सवाल आते हैं। यहाँ ग्राफ वाले चित्र में दिखाया गया है कि X अक्ष पर दबाव है और Y अक्ष पर PV/T है। इसमें एक सीधी डॉटेड लाइन है जिसे आदर्श गैस लिखा है। लेकिन जो वास्तविक गैसों की ठोस लाइनें हैं वो उस सीधी लाइन से अलग जा रही हैं। यही सबसे बड़ा पेंच है। नोट्स में लाइन लिखी है, वास्तविक गैसें हर समय आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करती। वे केवल उच्च ताप और निम्न दाब पर ही आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं। देखिए, अगर वास्तविक गैसें हमेशा आदर्श व्यवहार नहीं करती तो हम आदर्श गैस पढ़ते ही क्यों हैं? ये सवाल अक्सर बच्चे पूछते हैं। हाँ, मेरे दिमाग में भी यही सवाल आ रहा था। क्या ये सिर्फ गणित को आसान बनाने के लिए है? एक तरह से हाँ। कोई भी गैस पूरी तरह आदर्श नहीं होती। आदर्श गैस वो है जिसके कणों का आकार शून्य हो और वो एक दूसरे को आकर्षित ना करें, जो कि असल जिंदगी में संभव नहीं है। इसे भागते हैं कि आकर्षण का समय ही नहीं मिलता। और निम्न दाब का मतलब है कि कण बहुत दूर दूर हैं। सही कहा। इसीलिए उच्च ताप और निम्न दाब पर असली गैसें भी लगभग आदर्श बन जाती हैं। ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया। अब नोट्स में अगली हेडिंग है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। जी, इसकी परिभाषा लिखी है, आदर्श गैसों के मिश्रण का कुल दाब उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। सूत्र है P total = P1 + P2 और आगे ऐसे ही। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। नोट्स में उदाहरण दिया भी है, लिखा है नियॉन और ऑक्सीजन का मिश्रण। हाँ, मान लीजिए एक बंद बर्तन में नियॉन गैस है जो 2 पास्कल का दबाव बना रही है। अब उसी बर्तन में हमने ऑक्सीजन भी डाल दी जो अपना 3 पास्कल का दबाव बना रही है। तो डाल्टन का नियम कहता है कि कुल दबाव 5 पास्कल हो जाएगा। एकदम सही। क्योंकि ये गैसें आपस में प्रतिक्रिया नहीं कर रही हैं, तो वो ऐसे बर्ताव करती हैं जैसे दूसरी गैस वहां है ही नहीं, बस दोनों के दबाव जुड़ जाते हैं। चलिए, अब हम तीसरे पन्ने पर आ गए हैं। हेडिंग है, अणुगति सिद्धांत की मान्यताएं। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। इसमें गैस के व्यवहार को गणितीय रूप देने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। इसमें 5 बिंदु दिए गए हैं। मैं एक एक करके पढ़ता हूं। पहला, गैस के कण एक जैसे होते हैं। मतलब एक गैस के सभी अणु द्रव्यमान और आकार में बिल्कुल समान होंगे। दूसरा बिंदु है, कण अनवरत यादृच्छिक गति करते हैं। अनवरत मतलब लगातार और यादृच्छिक मतलब रैंडम। वो बिना रुके किसी भी दिशा में भागते रहते हैं। तीसरा बिंदु, कणों का आकार नगण्य होता है। हाँ, बर्तन के कुल आयतन की तुलना में कणों का अपना आयतन न के बराबर माना जाता है। और चौथा बिंदु थोड़ा भारी है, कणों के बीच प्रत्यास्थ संघट्ट होता है जहां ऊर्जा नष्ट नहीं होती। प्रत्यास्थ संघट्ट या इलास्टिक कोलिजन, ये इस थ्योरी की जान है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर 2 गाड़ियां टकराती हैं तो उनकी ऊर्जा आवाज और गर्मी में बदल जाती है और वो रुक जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब गैस के कण आपस में या बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा में कोई नुकसान नहीं होता। वो टकराकर उसी तेजी से वापस भागने लगते हैं। मतलब ऊर्जा का कोई लॉस नहीं है? अगर लॉस होता तो सारी हवा ठंडी होकर जमीन पर गिर जाती। बाप रे, ये तो बड़ा भयानक होता। अच्छा, 5वां बिंदु है, अणुओं के बीच कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता। हाँ, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। अब यहाँ नोट्स में एक और चित्र है। यहाँ बॉक्स वाले चित्र में दिखाया गया है कि कैसे गैस के नीले कण बर्तन की दीवारों पर लगातार टकरा रहे हैं और एक तीर से उनकी दिशा दिखाई गई है। और यही टक्कर दबाव या प्रेशर पैदा करती है। नोट्स में हेडिंग भी यही है, दाब का कारण। लिखा है, टक्कर और संवेग का हस्तांतरण ही गैस का दाब पैदा करता है। इसे ऐसे समझिए,
जब एक कण दीवार से टकराकर वापस लौटता है तो उसका संवेग यानी मोमेंटम बदल जाता है। न्यूटन के नियम के अनुसार संवेग में बदलाव से बल पैदा होता है। बिल्कुल। और जब अरबों खरबों कण लगातार दीवार पर बल लगाते हैं तो उसे ही हम दाब कहते हैं। क्या बात है। मतलब जो हवा हमें महसूस होती है वो असल में अरबों सूक्ष्म कणों की बमबारी है। एकदम सही। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे नग्न आंखों से न दिखने वाले कणों की इतनी सारी टक्करें मिलकर एक महसूस होने वाला भारी दबाव बना देती हैं। नोट्स में इसका एक गणितीय सूत्र भी है, P = 1/3 N/m v²। हाँ, जहाँ n है संख्या घनत्व, m है एक कण का द्रव्यमान और v² है माध्य वर्ग चाल। बच्चों को ये सूत्र याद रखना चाहिए। जी। अब आते हैं अगले पन्ने पर। हेडिंग है तापमान की सच्ची कहानी। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। नोट्स में लाइन लिखी है, तापमान केवल अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का माप है। देखिए, हम हमेशा सोचते हैं कि तापमान कोई अलग चीज है, गर्मी या सर्दी, लेकिन भौतिकी कहती है कि ये सिर्फ गति है। सिर्फ गति? हाँ, अगर किसी चीज के अणु तेज भाग रहे हैं तो उसका तापमान ज्यादा है, अगर वो धीमे चल रहे हैं तो तापमान कम है। नोट्स में एक सूत्र भी है, E = 3/2 kBT। ये सूत्र साफ बताता है कि गतिज ऊर्जा यानी E सीधे तौर पर परम ताप यानी T पर निर्भर करती है। आगे लिखा है, ये केवल परम ताप पर निर्भर करता है, दाब या प्रकृति पर नहीं। मतलब गैस चाहे भारी हो या हल्की, अगर तापमान समान है तो औसत गतिज ऊर्जा भी बिल्कुल समान होगी। यहाँ थर्मामीटर वाले चित्र में स्पष्ट है कि कम ताप पर अणु धीमे चलते हैं, जो छोटे तीरों से दिखाया गया है, और अधिक ताप पर अणु तेज चलते हैं, जहां बड़े तीर बने हैं। ये चित्र इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में बिठा देता है। इसके बाद एक और भारी शब्द है, वर्ग माध्य मूल चाल या RMS स्पीड। VRMS। इसका सूत्र क्या लिखा है? सूत्र है VRMS = √3RT/m। यहाँ m मोलर द्रव्यमान है। चूंकि m सूत्र में नीचे यानी डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है कि गैस जितनी भारी होगी उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। नोट्स में लाइन भी यही लिखी है, एक ही ताप पर हल्के अणु भारी अणुओं की तुलना में ज्यादा तेज चलते हैं। जी। और यहाँ एक उदाहरण है जिसने मुझे हैरान कर दिया। लिखा है, STP पर नाइट्रोजन की VRMS लगभग 500 मीटर प्रति सेकंड होती है। 500 मीटर प्रति सेकंड। ये ध्वनि के चाल से भी ज्यादा तेज है। यहाँ विषय सच में बहुत रोचक हो जाता है। अगर हवा के कण 500 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वे सारे के सारे कमरे के फर्श पर क्यों नहीं गिर जाते? ये सवाल अक्सर लोगों को चकरा देता है, लेकिन इसका जवाब बहुत सीधा है। क्या? इन कणों की गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का हल्का सा खिंचाव उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो इतनी तेजी से बेतरतीब भागते हैं और टकराते हैं कि ग्रेविटी का प्रभाव पूरी तरह नगण्य हो जाता है। मतलब उनकी अपनी ताकत ग्रेविटी पर भारी पड़ जाती है। बिल्कुल। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, ऊर्जा का संविभाजन और स्वतंत्रता की कोटियां। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये थोड़ा विजुअल कॉन्सेप्ट है। नोट्स में परिभाषा लिखी है, स्वतंत्रता की कोटियां F, ऊर्जा संचित करने के स्वतंत्र तरीकों की संख्या। इसे ऐसे समझिए कि एक कण कितने अलग अलग तरीकों से चल सकता है या घूम सकता है। यहाँ 3D मॉडल वाले चित्र में दिखाया गया है कि X, Y और Z अक्ष कैसे काम करते हैं। हाँ। नोट्स में लिखा है, एक परमाणुक जैसे हीलियम और आर्गन के लिए F = 3 है, क्योंकि इनमें केवल सीधी गति होती है। हीलियम एक बिंदु जैसा है, वो सिर्फ ऊपर नीचे, दाएं बाएं या आगे पीछे जा सकता है, इसलिए उसकी कोटियां 3 हैं। और आगे लिखा है, द्विपरमाणुक जैसे O2 और N2 के लिए F = 5 है। इसमें 3 सीधी और 2 घूमने वाली गति होती है। द्विपरमाणु गैस एक डंबल जैसी होती है, वो सीधी तो भाग ही सकती है, साथ ही उस डंबल की तरह 2 दिशाओं में घूम भी सकती है। F = 7 हो जाती है। जब तापमान बहुत ज्यादा होता है तो डंबल के दोनों सिरे स्प्रिंग की तरह कंपन यानी वाइब्रेट भी करने लगते हैं। उससे 2 कोटियां और जुड़ जाती हैं। और अंत में लिखा है, बहुपरमाणु के लिए F 6 या उससे अधिक होता है, क्योंकि उनका ढांचा और भी जटिल होता है। अब इससे जुड़ा नियम देखते हैं, ऊर्जा संविभाजन का नियम। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। लाइन है, तापीय साम्य में कुल ऊर्जा सभी कोटियों में समान रूप से बढ़ जाती है और हर कोटि को ऊर्जा का एक बराबर हिस्सा मिलता है, जो कि 1/2 kBT होता है।
मुझे ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक पिज्जा को बराबर स्लाइस में काटा गया हो बहुत सही कहा। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऊर्जा का एक बराबर स्लाइस मिलता है। हाँ, प्रकृति किसी भी दिशा या गति के साथ भेदभाव नहीं करती। सबके हिस्से में आधी kBT ऊर्जा ही आती है। और कुल आंतरिक ऊर्जा का सूत्र लिखा है U = F गुणा 1/2 RT। मतलब जितनी कोटियां हैं उन्हें 1/2 RT से गुणा कर दीजिए, आपको कुल ऊर्जा मिल जाएगी। अब हम नोट्स के आखिरी पन्नों पर पहुंच रहे हैं। हेडिंग है विशिष्ट ऊष्मा और माध्यम मुक्त पथ। विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट? लिखा है गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, मेयर का संबंध Cp - Cv = R और उनका अनुपात है गामा, जो कि Cp/Cv के बराबर है। ये सूत्र थर्मोडायनामिक्स में भी बहुत काम आता है। लेकिन यहाँ ठोसों और जल के लिए भी कुछ दिया है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि गैसों के नियम ठोसों पर भी कैसे लागू होते हैं। लाइन है ठोस 3 दिशाओं में कंपन करते हैं, इसलिए F = 6 होता है और उनकी विशिष्ट ऊष्मा C = 3R होती है, जिसे डुलोंग और पेटेट का नियम कहते हैं। देखिए, ठोस के परमाणु अपनी जगह से भाग तो नहीं सकते, लेकिन वो अपनी जगह पर तीनों दिशाओं में वाइब्रेट कर सकते हैं और जब गणित लगाते हैं तो उत्तर 3R आता है। और पानी के लिए लिखा है जल को भी ठोस की तरह 3 परमाणुओं वाला माना जाता है, इसलिए C लगभग 9R होता है, क्योंकि उसमें H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। और सबसे खास बात जो नोट्स में लिखी है ये प्रायोगिक मानों से मेल खाता है। मतलब जो हमने कागज पर कैलकुलेट किया, लैब में प्रयोग करने पर भी पानी की विशिष्ट ऊष्मा बिल्कुल वही आती है। विज्ञान की यही तो सुंदरता है। बिल्कुल। अब नोट्स का बिल्कुल आखिरी टॉपिक माध्यम मुक्त पथ या मीन फ्री पथ। परिभाषा लिखी है 2 लगातार टक्करों के बीच अणु द्वारा चली गई औसत दूरी। इसे थोड़ा समझाना पड़ेगा। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक कण दूसरे कणों के बीच एक टेढ़े मेढ़े या जिगजैग रास्ते पर चल रहा है। हाँ। देखिए, गैस के कण सीधी रेखा में चलते हैं, लेकिन बहुत सारे कण होने के कारण वो तुरंत किसी दूसरे कण से टकरा जाते हैं और टकराने के बाद उनकी दिशा बदल जाती है। जी, एक टक्कर से लेकर अगली टक्कर तक वो जितनी दूरी बिना भिड़ा तय कर लेते हैं उसे ही माध्यम मुक्त पथ कहते हैं। इसका एक बड़ा सा सूत्र भी दिया है, लैम्डा = 1/√2 n पाई d²। यहाँ n संख्या घनत्व है और d कण का व्यास यानी साइज है। नोट्स की आखिरी लाइन है घनत्व या आकार बढ़ने पर यह दूरी घट जाती है। सीधी सी बात है, अगर भीड़ ज्यादा होगी या लोग मोटे होंगे तो आप जल्दी जल्दी टकराएंगे। तो अगर गैस के कण 500 मीटर प्रति सेकंड से चलते हैं तो गैस लीक होने पर उसकी महक पूरे कमरे में तुरंत क्यों नहीं फैलती? उसे तो 1 सेकंड से भी कम लगना चाहिए। यही तो माध्य मुक्त पथ का कमाल है। कैसे? कण भले ही 500 की स्पीड से भाग रहे हों, लेकिन वो लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। उनका रास्ता इतना जिगजैग हो जाता है कि आगे बढ़ने की कुल रफ्तार बहुत धीमी रह जाती है। अच्छा, मतलब वो तेज भाग रहे हैं लेकिन आपस में ही उलझ कर रह गए हैं। बिल्कुल, इसलिए गैस की महक फैलने में समय लगता है। तो इसके साथ ही हमने इस PDF नोट्स का हर एक पन्ना, हर एक हेडिंग पूरी तरह से कवर कर लिया है। जी, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सरलता से डिकोड कर लिया। तो इस सब का निष्कर्ष क्या है? महर्षि कणाद के दर्शन से लेकर गैसों के व्यवहार, आदर्श गैस समीकरण और माध्यम मुक्त पथ के इन जटिल गणितीय सूत्रों तक हमने देखा कि कैसे अदृश्य कणों की एक अराजक दुनिया हमारे भौतिक ब्रह्मांड के स्पष्ट नियमों को जन्म देती है। सच में, जो सूक्ष्म स्तर पर पूरी तरह से अव्यवस्थित लगता है, वही बड़े पैमाने पर आकर एकदम शांत और संतुलित बन जाता है। लेकिन जाते जाते हम एक पल के लिए एक नई चीज पर विचार करते हैं। हमने देखा कि तापमान सिर्फ गति है, तो क्या हो अगर तापमान बिल्कुल गिर जाए, एब्सोल्यूट जीरो यानी परम शून्य पर चला जाए? अगर सारी गति रुक जाए, कोई हलचल ना हो, तो क्या? दोस्तों, हमारे पास NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें।
नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।